अच्छा जी, आज ज़रा क्वेश्चन में समर 22 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में डाटा काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट काम का डाटा थोड़ा सा ही है, बाकी सारी स्टोरी है। हम पार्ट ए पे मेन बात करेंगे 14 नंबर, बाकी वैसे इसका बी और सी पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में वो कहता है पामिर इस्टेट्स लिमिटेड, नाम से ही पता चल रहा है कोई बिल्डिंग इस्टेट वो कारोबार है कोई इनका। पामिर इस्टेट्स लिमिटेड इज़ अ लैंड एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी ये लैंड में और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पामिर हैज़ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट अक्रॉस पाकिस्तान रिजल्टिंग इन 5 सेपरेट ऑपरेटिंग डिवीजन्स। इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, यानी इनका कारोबार ही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लेके उसको बेचना बनाना या क्या करना। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के काम को 5 सेपरेट डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। ईच डिवीजन स्पेशलाइजेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, हर डिवीजन की अपनी स्पेशलाइजेशन है। द 5 डिवीजन्स आर जी, एक डिवीजन है जिसका काम ही ऑफिस की बिल्डिंग लेना है, दूसरा रिटेल बिल्डिंग्स लेना है, तीसरा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग लेना है, चौथा रेजिडेंशियल बिल्डिंग लेना है घरों वगैरह के लिए, और पांचवा होटल बिल्डिंग्स लेना है। ठीक है, तो ये 5 डिवीजन्स हैं, पांचों का अपना अपना एरिया लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, स्टोरी है सिर्फ, मेरे न्यूमेरिकल में तो शायद इसका कोई इस्तेमाल ना हो, लेकिन पार्ट बी सी में हो सकता है, तब दोबारा देख लेंगे। कहता है रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू 3 सेपरेट सर्विसेज, 3 सर्विसेज ये देते हैं, तो सारे डिवीजन्स में शायद देते हो। पहली सर्विस क्या है, डिजाइन एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर पामिर टू लीज एंड सेल ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी क्लाइंट्स, यानी ये ठेकेदार का काम करते हैं। देखने में से तो सादा जबान में कहें तो दे आर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी है उसको डिज़ाइन भी करके देते हैं और बिल्ड भी करके देते हैं। तो अगर ये ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए करते होंगे तो ऑफिस का डिज़ाइन करके और ऑफिस की कंस्ट्रक्शन करके देते होंगे थर्ड पार्टी के लिए, सेम वही काम आगे। उसके अलावा दूसरा काम ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स का मतलब क्या, क्लाइंट आता है वो कहता है जी मेरी 5-10 प्रॉपर्टी हैं, मैंने किराए की रिकवरी करनी है, ये है, उनका हिसाब किताब रखना है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम कर दें, क्योंकि आपका काम ही रियल इस्टेट का है। तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं डिफरेंट शहरों में जाकर, आपकी तो डिफरेंट शहरों में प्रॉपर्टी हैं, तो आप मेरी प्रॉपर्टियों को भी मैनेज कर दें, किराया शराया ले लें, कोई मेंटेनेंस होनी है वो भी करवा दें, कोई नया डेवलपमेंट डिज़ाइन ये वो करना है तो कर लें। हाँ हाँ, आप मुझसे फ़ीस ले लीजिएगा, वो लोग ये कहते होंगे। तीसरा काम इनका क्या है, लीजिंग ऑफ पामिर ओन प्रॉपर्टी, ये आगे से अपनी प्रॉपर्टियाँ लीज पे भी देते हैं। ठीक है जी, ये इनके 3 काम हैं, तो ये हर एरिया में हर डिवीजन में फिर ये तीनों काम करते होंगे। ये भी फिलहाल जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसका भी कोई हमारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं, स्टोरी सिर्फ समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएं। A recent review of divisional trading identified strong performance in 4 of the 5 division। कहता है जी इन्होंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया है तो 4 डिवीजन तो बड़े तगड़े चल रहे हैं, अच्छे 4 डिवीजन, 5 थे ना, 5 काम है, 5 है मैंने, हाँ 5 में से 4 अच्छे चल रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल डिवीजन है जिसका बेड़ा गर्क हुआ है, मेन वो ये डिवीजन है। वो कहता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिवीजन डिड नॉट परफॉर्मिंग वेल, generating only 10% of the Pamir's leased property income। हाँ जी, ये बिल्कुल ये 10% इनकम जनरेट कर रहा है लीज से, और आल्दो इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितने परसेंट है, 25% है। यानी ये अगर 100 मिलियन की इनकी टोटल प्रॉपर्टीज है पांचों डिवीजन की, तो उसमें से 25% जो है ना वो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की डिवीजन की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किराया या लीज से इनकम जो जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10%। टेक्निकली होना ये चाहिए था, अगर इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25% है तो तकरीबन 25% या उसके राउंड अबाउट रेंटल इनकम या लीज इनकम आनी चाहिए थी। एक जनरल ट्रेंड ये है। तो प्रॉपर्टी वाह हैवी वैल्यू दी नहीं, लेकिन इनकम
बहुत इमटेरियल सी है। आगे, द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिवीजन डज नॉट करंटली हैव एनी प्रॉपर्टीज दैट आर मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। इसका मतलब है ये तो गया, थर्ड पार्टी के बिहाफ पर कुछ नहीं हो रहा। आगे, पहला भी गया, पहला गया ना, दूसरा वाला आप देखते हैं आगे क्या कहता है। एज अ रिजल्ट बोर्ड है, अच्छा पहला वाला था ही कोई नहीं, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टियां थी जो लीज पे देते थे, मेरा ख्याल है दूसरा भी शायद गया, थर्ड ही है बस, हाँ क्योंकि यही काम उसने बताया। आगे वो कहता है एज अ रिजल्ट, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, बोर्ड ने डिसाइड किया टू सेल ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स डिवीजन। ये जो सेल ऑफ होता है इसी को अनबंडलिंग भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? आप अपने बिजनेस का एक एरिया जो अच्छा परफॉर्मर नहीं है उसको बेच दें, टेक्निकल नाम अनबंडलिंग है, आसान नाम क्या है? बेच दो, निकल जाओ, जान छुड़ाओ उससे, ठीक है। अच्छा, इसको डाइवर्स्ट भी कह देते हैं कई दफा, कि आपने इन्वेस्टमेंट को उल्टा डाइवर्स, निकाल लो पैसे उसमें से। कहता है बोर्ड ने डिसाइड किया कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को सेल कर दिया जाए और उससे जो भी प्रोसीड्स आए उनको इन्वेस्ट किया जाए रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिवीजन को एक्सपैंड करने के लिए। यानी ये पैसे निकाल के किस में लगाना चाह रहे हैं? इनके ख्याल से, शायद मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल डिवीजन जो होगा ना वो अच्छा परफॉर्मर होगा, तो इन्होंने कहा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिवीजन को बेचो, जो पैसा है वो तो लगा दो। मेरा ख्याल है इस पैराग्राफ में भी कोई ख़ास बात नहीं है, सिवाय इसके कि वो ये कह रहा है इंडस्ट्रियल डिवीजन को बेच के जो पैसे आएंगे उससे रेजिडेंशियल डिवीजन को एक्सपैंड करना है, बस, बाकी कोई काम की बात नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए कुछ नहीं है, वैसे थ्योरी के लिए है। आगे चलो। In order to dispose of the industrial building division, the board has approved the creation of and subsequent sale of new company करमडी बिल्डिंग्स लिमिटेड। वो कहता है जी आपने इंडस्ट्रियल डिवीजन को अगर बेचना है तो बोर्ड ने कहा जी एक नई कंपनी बना के बेचो इसको। समझ आ रही है? नई कंपनी का नाम क्या है? करमडी। आगे वो कहता है पामिर विल ट्रांसफर ऑल द ट्रेड एंड नेट एसेट्स ऑफ industrial building division to this Karamdi, which will continue to be managed by the existing industrial building divisional management team until the new company is sold। असल में ना ये बेचने का एक तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरी कंपनी में से एक डिवीजन को बेचना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा है एक न्यू कंपनी स्टैब्लिश करो, उसको इंडस्ट्रियल डिवीजन के सारे एसेट्स वगैरह ट्रांसफ़र करो। वो एक न्यू कंपनी को बेचना, क्योंकि पामिर का नाम ख़राब हो सकता है, शायद वो नाम का इफेक्ट या क्या है, उन्होंने एक नई कंपनी स्टैब्लिश की और वो नई कंपनी को 6 माह साल में बेच देंगे तो लोग समझेंगे यार ये नई आई थी कंपनी, वो बिक गई बस, हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से ना। तो इसीलिए उन्होंने एक नई कंपनी को, अच्छा टीम नई नहीं रखनी उस कंपनी में, टीम कौन सी होगी? वो जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की थी टीम वही इसको मैनेज करेगी, बस नाम का फ़र्क किया है ताकि शायद इनकी रिप्यूट डैमेज ना हो। ये लिखा नहीं उसने, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि ये आपको जब इतना बड़ा इदारा होता है ना तो बड़े इदारे को वाइंड अप करने के लिए भी बड़ा तरीके से करते हैं, नहीं तो मार्केट में नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज़्यादा, फिर कंपेटिटर पे लेते हैं, हाँ कॉर्पोरेट फेलियर, वो कहते हैं आप फेल हो गए, आपको काम नहीं आता, ये वो एंड सो ऑन। इस पैराग्राफ में भी सिर्फ उसने ये कहा नई कंपनी बनेगी जिसका नाम है करमडी, आगे या करमदे कह दो, ठीक है। आगे कहता है बोर्ड हैज नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई अ प्राइवेट बायर फॉर करमडी। हाँ जी, हम चाह रहे थे कि नई कंपनी बनाएं, कोई पार्टी कोई कुक्कड़ फंसे तो हम कंपनी उसको दे दें, थमा दें, लेकिन कोई बायर नहीं मिला। अब इनके पास क्या हल है? Therefore it intends to realize the sale of industrial building division by seeking a separate listing for the newly formed company on। इन्होंने कहा जी इस कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करो। पैसे लेने का तरीका क्या अडॉप्ट किया है? इनकी लिस्टिंग के बाद शेयर बेचो बस लोगों को, हाँ आईपीओ के जरिए। चलो ये एक और ट्रिक, यानी पहला ट्रिक इन्होंने क्या खेला, अपने से अलहदा करके उसको एक कंपनी के तौर पे स्टैब्लिश किया। फिर अगला ट्रिक ये था कि इसको वैसे ही बेच दो, लेकिन वो ट्रिक इतना कामयाब उनको लगा नहीं चलना, उन्होंने कहा अब इसको स्टॉक एक्सचेंज में करमडी को लिस्ट कर दो। वैसे पामिर खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है, समझ आ रही है? आगे वो कहता है एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस टीम, आपके बारे में कह रहा है कि आप उसकी फाइनेंस टीम का मेंबर हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमिन द लाइकली वैल्यूएशन ऑफ करमडी।
हाँ जी, आपने करमडी की यानी इंडस्ट्रियल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग प्रोस्पेक्टस विच विल बी इशू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। काम की बात कोई नहीं है, ठीक है। आपको उसने क्या, वैल्यूएशन करो बस। वैल्यूएशन में आपने 4 मेथड इस्तेमाल करना है। फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन, क्योंकि नीचे जाके वैक नज़र आ रही है, कहाँ नज़र आ रही है, ये, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मेथड से करूँगा, पी रेशियो से करूँगा, नेट एसेट वैल्यूएशन से करूँगा और डिविडेंड वैल्यूएशन। आगे उसने क्या कहा है, कहता है द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय द पामिर्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, पामिर की कि करमडी की। हाँ, वो पामिर से ही अलहदा हुआ पोर्शन है आपकी एक कंपनी। कहता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज फॉर करमडी, हाँ जी, करमडी के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। करमडी की जो लेटेस्ट अर्निंग थी वो 30 बिलियन है। 30 बिलियन का मतलब 30,000 मिलियन, सिर्फ करमडी का डाटा है। अर्निंग का मतलब, लेटेस्ट का मतलब पैट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये पी रेशो के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आगे However, there are several properties that are not occupied। कहता है उनकी कई प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड नहीं है, खाली हैं। डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग कंडीशन 2020-22 में हैव रिजल्टेड इन द कॉर्पोरेट फेलियर एंड द सब्सीक्वेंट लिक्विडेशन ऑफ सम ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स। कहता है असल में को हालात ख़राब हुए, जिन लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टियाँ इंडस्ट्रियल दी हुई थी वो दिवालिया हो गए, किराएदार थे या जो भी ऑक्यूपेंट थे। This has resulted in writing off of bad debts and higher percentage of vacant industrial properties than was budgeted for by industrial building। तो ये कोई 2020 से 22 का टाइम बता रहा है, और बेड़ा गर्क हो गया उसका इंडस्ट्रियल डिवीजन का, समझ आ रही, और उसका बेड़ा गर्क हो गया। नेक्स्ट कहता है इंडस्ट्रियल डिवीजन मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मैनेजमेंट टीम आर कॉन्फिडेंट अबाउट 23 इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स and believe that the proportion of the vacant buildings within the industrial building portfolio will reduce, which supports the forecast growth in earning। वो कहता है असल में वो जो मेरे हिसाब से वो ये जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताई हुई है ना, इसको जस्टिफाई किया है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम क्यों है। इंडस्ट्रियल, ऊपर कहा था ना इंडस्ट्रियल वालों की इनकम बहुत कम है, वो कम होने की वजह उसने क्या बताई है कि असल में कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने प्रॉपर्टी दी और वो डिफॉल्ट कर गए। अब हमें लगता है कि 2023 में जो पार्टी है ना वो अच्छी मिलेंगी और जो प्रॉपर्टी आपकी खाली है अब वो ज़्यादा खाली नहीं रहेंगी, इसीलिए उनको अर्निंग में ग्रोथ आने की उम्मीद है। आगे वो क्या कहता है, नेक्स्ट काम की बात तो सिर्फ ये एक 30 बिलियन का प्रॉफिट ही मिला है, बाकी तो आगे स्टोरी है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली अर्निंग्स हैव बीन सिमिलर टू कैश फ्लोस। ले जी, इस सवाल में अर्निंग और कैश फ्लो सेम है, with lease payments paid in advance on the quarterly basis and expected free cash flows before interest and tax, interest and after tax। free cash flows before interest and after tax। before interest है तो इसका मतलब है ये free cash flows to equity तो नहीं हो सकते। stated at today prices का मतलब इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, करना पड़ेगा अगर दिया होगा तो। ये उसने आपको फ्री कैश फ्लोज दिए हैं 2023 के, ये ईयर 1 होगा, 2022 रीसेंट काउंट हो रहा होगा, ये ईयर 2 होगा और ये ईयर 3 होगा। फ्री कैश फ्लोज बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, मेरे हिसाब से ये अगर इसमें कोई इन्वेस्टिंग वगैरह ना हुआ तो ये फ्री कैश फ्लोज फाइनल ही है। कहता है करमडी एंटिसिपेट दैट देयर विल बी नो वैकेंट प्रॉपर्टीज आफ्टर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल बाद कोई खाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ये देखें ना आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी जो खाली थी वो ऑक्यूपाई होती जा रही है। एंड thereafter earning and cash flows will increase in line with, यानी चौथे साल से ऑनवर्ड जो आपकी अर्निंग और कैश फ्लोज है वो किस रेट से ग्रो करेंगे, उनका जो ग्रोथ रेट होगा वो इन्फ्लेशन रेट के बराबर होगा। ठीक है, ये उसने बता दिया। करंट इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10। करंट का मतलब है 2022 का होगा, ये रिसेंट ईयर एंड। बोर्ड एंटिसिपेट करता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2023 में 8% होगा, तो यहाँ 8% इन्फ्लेशन आना है, इधर 6% आना है, 4% आना है, और उसके बाद फिर ये 3% पर एनम होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कह दो, ग्रोथ रेट कह दो। लो जी, ये तो कैश फ्लो मेथड के लिए डाटा दे दिया ना उसने, ये डाटा काम का होगा। और ये सारा डाटा किस में इस्तेमाल होगा,
क्योंकि ये कैश फ्लोज है तो यही प्रॉफिट, उसने कहा अर्निंग और कैश फ्लो सेम है, तो इस पैराग्राफ से पीई रेशियो मेथड भी सॉल्व हो सकता है और इसी पैराग्राफ से आपका फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मेथड भी सॉल्व हो सकता है। आगे चले, नेट एसेट वैल्यू भी पूछा, हाँ बिल्कुल। कहता है कंपनी के एसेट्स की जो करंट बुक वैल्यू है करंटी की वो 420 मिलियन है। बुक वैल्यू का मतलब कहां की वैल्यू है, बैलेंस शीट की वैल्यू है, तो बैलेंस शीट की वैल्यू 420 मिलियन है। एसेट्स की माइनस लाइबिलिटीज होता है। कहता है दिस इंक्लूड्स 40 बिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ शालकोट इंडस्ट्रियल अ बिल्डिंग लोकेटेड इन क्वेटा। जी 40 बिलियन की इसमें एक वो बिल्डिंग भी है जो क्वेटा में है। कहता है शालकोट इज करंटली वैकेंट विच इज अ कंसर्न फॉर द बोर्ड। वो कहता है ये बिल्डिंग खाली है और बोर्ड के लिए टेंशन है। There has been significant damage caused by the land subsidence and it is unlikely that the building will be safe for the future use। यानी वो बिल्डिंग जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। जब उसने कहा तो इसका मतलब है अब आपको वैल्यूएशन के लिए शायद वो बिल्डिंग निकालनी पड़ जाए, उसको माइनस करके वैल्यूएशन करें शायद। कहता है द मोस्ट लाइकली आउटकम फॉर दिस बिल्डिंग दैट इट विल बी डिमोलिश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 बिलियन। वो कहता है इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और ये डिमोलिश बार बार नहीं होनी, एक ही दफ़ा होनी है, ठीक है। एज द लैंड इज नाउ कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर डेवलपमेंट द क्लियर लैंड वुड बी सोल्ड फॉर एन एस्टिमेटेड ऑफ 15 बिलियन। यानी आपकी जो ये 420 बिलियन है ना, इसमें से 40 बिलियन की ये अलहदा करके बाकी रह जाएगा 300 क्या है 380 बिलियन। ये 40 बिलियन की चीज़ को डिमोलिश करेंगे, 15 बिलियन की डिमोलिश करेंगे, 2.5 मिलियन खर्चा होगा, तो तकरीबन आपके पास जो कैश आ जाएगा लैंड्स को बेच के वो कैश ही आ जाएगा तकरीबन, तो 12.5 मिलियन या बिलियन जो भी 40 मिलियन की ये तो बिक गई, वो कैरिंग वैल्यू निकल जाएगी, जितने की बिकेगी वो ले आएंगे, एनआरवी पे ले लेंगे, समझ लो उसको। समझ आ रही है? बाकी चीज़ों को शायद बुक वैल्यू पे ले लो, इसको एनआरवी पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपने डिमोलिश करके बेच दी। पता लग गया? बिल्डिंग गिरा दी, ज़मीन बेच दी, और ज़मीन को बेचने के लिए उसको डिमोलिश करने की जो कॉस्ट लगाई वो कितनी लगाई 2. हाँ आगे कहता है पामिर हैज सबमिटेड एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर द 40 बिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ शालकोट। हाउएवर इंश्योरेंस कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द क्लेम on the ground that earlier subsidence had not been disclosed to the insurance company by the Pamir, so claim cannot be accepted। आपका क्लेम ऐसी कहानी फिट की हुई है, कुछ नहीं होना। समझ आ रही? क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कह रहा है। अच्छा अगर क्लेम एक्सेप्ट हो जाता तो वो फिर हम 40 मिलियन ही पूरा लेते, हमें जरूरत ही नहीं थी, फिर वो हमने बेचना ही नहीं था ना, या फिर हाँ वो नहीं 12.5 भी हमारा होता, वो भी 12.5 पे 40 भी आ जाता क्योंकि क्लेम भी मिल जाना है, लेकिन ये रिकवर नहीं होना। आगे ये रिसीवेबल होता ना असल में, लेकिन अब ये रिसीवेबल नहीं मिलना। इंश्योरेंस कंपनी इस तरह नहीं करती, जो टोटल एसेट हो जाता है वो एसेट ले लेते हैं और उसके बदले में उसकी फुल वैल्यू में दे देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ। अच्छा, जो एसेट आपका डैमेज हुआ है वो आपका ही है डैमेज, या वो आपको क्लेम देंगे पूरा, लेकिन उन्होंने क्लेम में कहा है ना कि भाई ये इतनी जल्दी आपने गिरा गरू के और ये जो भी नुकसान हुआ है जल्दी हो गया, हमने नहीं करना। यही चीज आजकल हमने वहाँ पे भी देखी थी, जो कुछ चीजें चोरी हुई थी तो वहाँ से भी रिकवरी होगी और क्लेम भी होगा। हाँ तो वो ऐसे ही होता है ना। देखें मेरी गाड़ी खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी ले जाएगी और हमें नहीं दे देगी। मैं तो ये नहीं जी, नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है, वो कहती गाड़ी चोरी हो जाए तो गई हाथ से। सर अगर सपोज आपने जीरो डेप्रिसिएशन वाली इंश्योरेंस लिया, ये नहीं कि आपके जिस रेट पे आपने इंश्योरेंस पे गाड़ी, ये नहीं आज जिस रेट पे लिया इंश्योरेंस वाले आपको नहीं देके देंगे, डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, सपोज जीरो डेप्रिसिएशन आपने वो गाड़ी नहीं लेके देंगे, वो आपको पेमेंट देंगे इक्विवेलेंट टू द न्यू वैल्यू ऑफ द कार, वो आपको वैल्यू कंपनसेट करते हैं। एसेट नहीं कंपनी। हाँ एनी एसेट को कंपनसेट करें लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू को जीरो काउंट करेंगे, फुल वैल्यू काउंट करेंगे। हाँ समझ आ रही है? पूरी वैल्यू। और अगर 10% डेप्रिसिएशन, नॉर्मली पहले साल में तो वो जीरो ही काउंट करते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे साल में वो उनका एक स्केड्यूल होता है, उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन करके वो आप कहते हैं आपकी गाड़ी की इतनी वैल्यू हमने कवर करनी है। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी वो ले जाएंगे, गाड़ी वो आपके पास ही रहेगी, या नुकसान हो गया, डैमेज इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है। अब मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो आप गाड़ी उनको दे देंगे,
और मरम्मत कराने के लिए पैसे देते हैं, मरम्मत करा के जान छुड़ा लेते कह हैं। रहा हूँ अगर टोटल हो जाए गाड़ी टोटल डैमेज हो जाए तो फिर गाड़ी उनको देने की है, वो कबाड़ है, दे भी दो, या कबाड़ में बेचना है तो वो पैसे आपके ही कबाड़ होंगे हैं, उन्हें इससे गर्ज नहीं है, उन्होंने आपको कंपनसेट करना है। आ जाए जनाब डेट फाइनेंस, आगे क्या कहता है ये वैक के लिए या किसी और चीज के लिए, कहता है पामिर का जो प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है उसको सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया गया है। हमारी जो पामिर कंपनी नहीं थी जो मेन, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को कर्जे की सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया गया विद इन द बिजनेस। ₹50 बिलियन जो डेटा इज करंटली असाइंड टू इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिवीजन विच विल बी ट्रांसफर टू करमडी व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। इसका मतलब है वो कहना ये चाह रहा है कि खाली एसेट्स नहीं है करमडी के, लाइबिलिटीज भी हैं 50। तो आप जब वो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो नेट एसेट वैल्यूएशन होगी। ठीक है, कितने मिलियन के हैं, मिलियन नहीं सॉरी 50 बिलियन के है, तो 50,000 मिलियन के। सर इसकी एक लाइन का मैं जो मतलब समझ रहा हूँ कि ये डेट्स बेसिकली करमडी के ही प्लेज हुए हुए हैं क्योंकि वो कह रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एसेट जो ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ तो वही ना, जब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग डिवीजन को हमने करमडी बना के उसके एसेट ट्रांसफर कर दिए करमडी को, तो उसकी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होंगे। Liabilities भी transfer। जी आगे चलें, कहता है वैसे वो पामिर के लोन थे, लेकिन उन्होंने जो एसेट गिरवी रखवाए हुए थे ना वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के थे, तो उन्होंने कहा एसेट जा रहे हैं तो लाइबिलिटी भी भेज दो उसके साथ ही। नेक्स्ट आता है पामिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ले जी ये पामिर की अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टर रिक्वायर करते हैं कि पामिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वैल्यू, ठीक है, करमडी को वैल्यू करने के लिए डाटा दिया है। पामिर 10% की वैक यूज करेगी या वैक यूज करती है लेटिंग बिजनेसेस में, जो भी लेटिंग के बिजनेसेस हैं उसके लिए इवेल्युएट करने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए 10% की वो यूज करते हैं वैक। आगे पामिर का इक्विटी बीटा कितना है 0.8, तो कैपम में इस्तेमाल हो जाएगा। आगे इसका मतलब है इनकी वैक 10% है, अगर बीटा है तो इससे के ही निकल आएगी, केडी भी आ सकती है वैक को रिवर्स करके। कहता है पामिर की प्राइस अर्निंग रेशियो 19.9 है विच कंपेयर्स फेवरेबली विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की एवरेज कितनी है, तो वैल्यूएशन के लिए हम इंडस्ट्री की एवरेज यूज कर लें या सिमिलर। जब हम करमडी की वैल्यूएशन करेंगे तो पामिर उसके लिए सिमिलर लिस्टेड कंपनी है, करमडी खुद लिस्टेड नहीं थी, करमडी तो लिस्टिंग होने जा रही है। तो अगर आपने करमडी की वैल्यूएशन करनी है तो आप उसके लिए या तो पामिर की पी रेशियो ले ले या इंडस्ट्री की ले ले, ठीक है, या एवरेज का। एवरेज को एवरेज नहीं किया जाता, दोनों में से कोई एक ले लें आप। या क्या चीज, इंडस्ट्री एवरेज बेहतर है क्योंकि पामिर एक जो करमडी है वो एक छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी के लिए ये वाली पी रेशियो बेहतर है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन आप देंगे साथ। और इसको लेस नहीं कर सकते मजीद अगर 10% करना चाहिए तो? इंडस्ट्री एवरेज को लेस नहीं करते, इसको करते हैं सिमिलर लिस्टेड को। इंडस्ट्री को नहीं। इंडस्ट्री एवरेज में तो एक कंपनी की नहीं है ना एवरेज, वो तो पहले ही काम है, उसमें एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी उन सबकी एवरेज हो गई है। लेकिन अगर आप सिमिलर लिस्टेड कंपनी की उठाएंगे उसको फिर कम करते होते हैं। कहता है जी पामिर की करंट रिटेन अर्निंग 60% है, यानी ये 60% रिटेन करते हैं तो 40% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये डिविडेंड मॉडल के लिए इंफॉर्मेशन दी है। हिस्टोरिकली शेयर होल्डर जो डिविडेंड में ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वो डिविडेंड का ग्रोथ रेट दिया है 10%, आरएफ 9% है, और मार्केट प्रीमियम जो है केई के लिए वो 6% दिया हुआ है आपको। बस खत्म, कुछ भी नहीं है डेटा। आ जाए जनाब तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले हम आसान करेंगे नेट एसेट वैल्यूएशन पे आ जाएं। सबसे पहले फ्री कैश फ्लो सबसे नहीं, मैं तो आसानी से चलता हूँ, आसान सबसे आसान। हाँ जी, कॉन्फिडेंस कौन सा है, कौन सा हम चलो अगले सफ़े पे करेंगे। नेट एसेट वैल्यूएशन निकालें, बल्कि खुद करें। आ जाए मेरे साथ, मैं ज़रा इसमें इसको सीधा पदरा कर लूँ, चीज़ें विजिबल बना लूँ, ये फ़ॉन्ट शॉन्ट बड़ा कर लूँ ज़रा। हाँ जी, हमने किसकी वैल्यूएशन करनी है, रिक्वायरमेंट में क्या है, डिटरमिन अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन यूजिंग द मेथड सेटल्ड बाय पामिर बोर्ड डायरेक्टर अलोंग विद रीजन इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ करमडी। हाँ जी, आपके शेयर किस प्राइस पे इशू होना चाहिए। जी जनाब, चलें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करनी है वैल्यूएशन ऑफ
करम डी। हाँ जी, पहला कौन सा मेथड है? नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। मेरा ख्याल है इसमें हम सारा डाटा टोटल में ही लेके चलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो पता कोई नहीं, करम डी के ने पता ना उसके पता है। मेरा ख्याल है नंबर ऑफ शेयर्स का डाटा ही कोई नहीं है, कि है नहीं है, मेरा ख्याल है कहीं पे भी नंबर ऑफ शेयर डाटा बहुत थोड़ा है, बस इंग्लिश भरी हुई है। चलो, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने ना आपको इतनी स्टोरी लिख दी है कि बच्चा खप जाए। तो नेट एसेट मेथड में सबसे पहले आपने क्या लिखने हैं? ऑल, हाँ जी, एसेट्स, ऑल एसेट्स। जी, तो 420 बिलियन थे। मैंने तो बिलियन में नहीं लिखना, मैं तो मिलियन में करता हूँ। 4,20,000 रुपये। हाँ, 1000 कॉमन लेके ऑल एसेट्स में सबसे पहले एसेट्स, तो जी मिलियन कॉमन। हाँ मिलियन, एसेट्स अदर देन, क्या नाम है जगह का? बिल्डिंग अदर देन शालकोट। हाँ जी, कितने था? 420 मिलियन माइनस 40 मिलियन। 40,000। हम्म, 3,80,000। अच्छा जी। उसके बाद ऐड इसमें करना है वो NRV, हाँ जी, उसने कहा था 15 बिलियन की बिकेगी, माइनस 2.5 बिलियन का डी कमीशनिंग कॉस्ट होगी। 2500। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम सेलेक्ट कर लेती तो हम 40 मिलियन का वो रिसीवेबल भी लिख लेते। हाँ जी, माइनस डेट, ऑल लाइबिलिटीज, तो उसमें डेट फाइनेंस है। हाँ जी, 40 बिलियन चेक करो, जी 40 बिलियन था ना? ये आंसर है जी इसका नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड से। क्या डेट सर 50 है? 50 है, चेक कर लें ठहर जाए। हाँ 50 बिलियन सही हो गया। अच्छा, जी सर मैंने 50 लिखा है। मैंने 40 लिखा ना, 50। हाँ ये ठीक है। ठीक है, एक और तो वैल्यू ऑफ शेयर्स, नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ, या वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं इसे। हाँ जी,
ये लें जी, ठीक है। अच्छा, आई कैब ने सारी कैलकुलेशन पहले बुक वैल्यू पे भी करके दिखाई हुई है। मैंने आपसे कहा था असल में ये चैप्टर में कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने मर्जी चाहें वैसे मेथड से कर लें। तो उसने सारा बुक वैल्यू पे भी करके दिखाया हुआ है। बुक वैल्यू का मतलब है उसने सारा बैलेंस शीट की वैल्यू पे करके दिखाया हुआ है। ये जो मैंने एनआरवी पे लिया ना बिल्डिंग शिल्डिंग, उसने उसको भी बुक वैल्यू पे लिया है। वो भी तरीका चल सकता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं जो चीज़ की बुक वैल्यू है मजबूरी में ले रहा हूँ बुक वैल्यू, अदरवाइज मैंने एनआरवी जिसकी दिया उसको एनआरवी पे ले लेना है। नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड के बाद आगे आ जाए जी। अगला मेथड हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, फ्री कैश फ्लो मेथड करते हैं। उसमें वैक शेक दी हुई है, तो लिखें जी फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मेथड। हाँ जी, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मेथड। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मेथड, तो उसने फ्री कैश फ्लोज दिए हुए थे, लेकिन मसला है वो इन्फ्लेटेड नहीं थे। तो 2000 किधर गया हो बार बार। हाँ जी, पहला कौन सा साल आएगा, 2022 रीसेंट ईयर था, लेकिन हमने 2023 से शुरू करना है। 2023 जो कि 1 होगा, 2024 जो कि 2 होगा, और 2025। इसके बाद तो वो टर्मिनल वैल्यू, हाँ इन्फिनिटी, ठीक है। और रुपीज़ इन मिलियन जो हमने लेना है। उसने फ्री कैश फ्लोज दिए हुए हैं, क्लियर गिवन है, फ्री कैश फ्लोज दिए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि वो नहीं है, इन्फ्लेटेड नहीं है, टुडे प्राइसेस पर है। तो आपने हाँ इन्फ्लेट करना है। तो पहले साल के जो होंगे 35 बिलियन का मतलब है 35,000 मिलियन, उसको 8% पे इन्फ्लेट करना है। हाँ जी, 35,000 को 8% पे इन्फ्लेट करना है। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, 35,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 35,000 इंटू 1.08 रेस पर 1, क्या कहते हैं, इतना ही आता है। इधर ही ले आते हैं इसको, इतनी दूर क्या करना। 35,000 ज़रा चेक कर लीजिएगा मैं सही कर रहा हूँ, इंटू 1.08 रेस पर 1, ठीक है। अच्छा, अगला जो है उसके साथ मसला ये है कि उस पर रेस पर 2 नहीं मैं कर सकता। कितना है जी, अगले साल के जो हैं हमारे, इसमें 2 साल का इन्फ्लेशन ऐड करना है 6% के साथ। एक साल का 8%, दूसरे साल का 6% है। 2 सालों का 6 नहीं है, एक साल का 8 है, दूसरे साल का 6 है। तो क्या होगा, 40 बिलियन था ना, 40,000 मिलियन इंटू 1.08 इंटू 1.06। असल में 2 सालों का इन्फ्लेशन शामिल करना है। मसला ये है कि दोनों सालों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम नहीं है। तो 40,000 को पहले 8% से इन्फ्लेट करो, फिर किससे करो, 6% से करो, तो 2 सालों का इन्फ्लेशन इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। मेरे हिसाब से इसको भी रेस पावर करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, ये हो गया। तो मैंने दूसरा क्या किया, इधर लिख रहा हूँ 40,000 इंटू 1.08 इंटू 1.06। ऐसे ही तीसरे को करें। तीसरा क्या था जी हमारे पास, तीसरा था 45 बिलियन, और उस पर मेरा ख्याल है 4% इन्फ्लेशन था, 4। तो मेरा ख्याल है 45,000 इंटू 1.08 पहले साल का इन्फ्लेशन हो गया, इंटू 1.06 दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का जो असल में है 4। लें जी, ये आता है। अगर आपने इसको रेस पर 3 से कर दिया तो आप समझ लें, ज्यूम कर रहे हैं कि एक ही इन्फ्लेशन रेट है। गलत किया ना, टुडे प्राइसेस का मतलब है सारी रकमें जीरो दी हुई। ये इन्फ्लेशन का फॉल्ट फिर आपको में थोड़े डाउट्स हैं, और यह आपकी प्रैक्टिस ही है कि आपको आदत हो चुकी हुई है कि वो सेम इन्फ्लेशन रेट हो। असल में वही है ना, आदत जिस चीज़ की ज़्यादा हो गई है, आपका हाथ उस पर सेट हो गया। यहाँ उसने इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट दिए हैं, और डिफरेंट भी फिगर भी नहीं तो पिछली फिगर पकड़ के आप कर दो। हाँ, मसला ये है कि रकम भी चेंज कर दी, रेट भी चेंज कर, बेस भी चेंज कर दी, ये मसला पड़ गया है। चलो अच्छा है, इंसान हर सवाल में कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। जो इससे डिप्रेस हो जाता है वो गया,
जो डिप्रेस नहीं होता। अच्छा, अब हमने टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, तो टर्मिनल वैल्यू के लिए उसने हमें क्या दिया हुआ है? वो बेस तो ये हमारे पास है ना 5357। हाँ जी, तो हमारे पास ये है 53,577 into 1.03 इंटू 1, नहीं देख लेते हैं कितना है। 3%। 3% पर एनम है। जी जी जी। अच्छा जी, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 10 minus 0.03 वैक 10। ये आ गया जी, चेक कर ले ज़रा, यही आती है टर्मिनल वैल्यू। ब्रैकेट लगा लूँ, काम ख़राब हो जाना है ये, क्योंकि वो उसको पहले सॉल्व कर देगा। ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है इधर। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उसने डिवाइड पहले कर देना था। डिवाइड हमेशा पहले कर देता होता है वो। तो मैंने ये ब्रैकेट लगा के इंक्रीज़ किया, फिर उसको 10% वैक है, तो मेरे मुताबिक ये क्या आता है? 53,577 या ऊपर से इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.03। लें जी, ये आ गया, चेक करें। 7, ये इधर कुछ नहीं आना, टर्मिनल वैल्यू आप टोटल कर लेंगे। तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई तो मेरा आंसर कुछ और ही आ रहा था। हाँ देखा ना, वो एक्सेल ने ये आपको तंग करना है थोड़ा सा कि आप अगर ब्रैकेट सही जगह नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं लगाई थी, न्यूमरेटर में लगाई। तो ये हमारे आगे टोटल फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। इसको अब हमने डिस्काउंट करना है 10% पे, और पीवी निकाल लें। जब आप ये पीवी निकालेंगे तो इससे टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी आएगी, ना कि शेयर्स की, और हमें शेयर्स की वैल्यू चाहिए। हाँ जी, तो इसकी टोटल पीवी करेंगे तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ, सर ये कौन से बटन से अगले साल में ड्रैग होके वो हो जाता है? वो है ये जो एक वैल्यू निकाल के बटन से किस तरह होता नहीं, ये नहीं ना, बटन लगने नहीं वहाँ पे आपके, वैसे कंट्रोल आर होता है, है? उधर वहाँ नहीं, उस पर नहीं लगता ये, मैं तो ये माउस से ड्रैग करता माउस से ही करना है आपने। रिफ्रेश हो जाता हाँ मैंने भी किया, रिफ्रेश हो जाता है, ये नहीं हरकत करनी है हूँ। आपने। मुझे पता ही नहीं है, मैं तो फिर चंगा नहीं कर पता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ नहीं पता होना चाहिए शॉर्टकट्स। मुझे तो आदत है ना, वो मजबूरी है, लेकिन जब मैं वो ओपन करता हूँ तो फिर मैं शॉर्टकट्स पे ममनू कर लेता हूँ अपने ऊपर। हैं, आदत आपको भी है, वहाँ ज़रा एहतियात करनी है। ये बोले बंदों को पता ही नहीं। तो अच्छी बात है ना, बाज़ दफ़ा लाइल्मी भी बेहतर होती है। प्रैक्टिकली तो ये बहुत जरूरी है इसके ज़रूरी है, हाँ बहुत टाइम ज़ाया होता है वैसे। प्रैक्टिकली ये भी आपकी प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकली तो आपका पेपर पास होना ज़रूरी है, वैसे सही कह रहे हैं। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ गई, इसमें से डेट की मार्केट वैल्यू माइनस करें जी। डेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस करें तो उसने डेट की मार्केट वैल्यू बताई होगी जी, कितनी है जी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट? देखें जी, वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो तो वही है, लिस्टेड ही नहीं थी ये कंपनी, तो इसके जो भी डेट हैं वो कैरिंग वैल्यू ही मार्केट वैल्यू थी, 50 बिलियन के थे या 50,000 मिलियन। तो ले जी, ये आ गया 654। हाँ ठीक है हमारा, मैं साथ साथ टैली भी करी जा रहा हूँ ताकि आपको बाद में ये परेशानी ना हो कि टैली क्यों नहीं हो रहा। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गए, ये जवाब है जी, इधर ये जवाब है, ऊपर ये जवाब है। ठीक है, आपने बताया था कि वो सबसे कम वही है। हाँ वो कम ही होती है, ए नेट एसेट वैल्यू मेथड से मोस्टली कम, और ये मेरा सबसे ज़्यादा, इससे मैक्सिमम वैल्यू आती है फ्री कैश फ्लो।
आगे चलें यार, ये सवाल में था कुछ नहीं, लेकिन वो डाटा बहुत ज़्यादा, सवाल जवाब में तो कुछ भी नहीं है। उसने फ्री कैश फ्लो भी सब कुछ निकाल के दिए हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने कौन सा करना है जी, पी रेशियो मेथड पे आए, पीई रेशियो मेथड, पीई रेशियो मेथड। तो उसने कहा था जो आपके कैश फ्लोज हैं और आपकी अर्निंग है वो दोनों बराबर हैं। तो रीसेंट ईयर के कैश फ्लोज क्या थे जी, उसको सामने रख के निकाल लें ज़रा। किधर गया मेरे, बार बार वही ओपन हो रहा है जी। हमारी कितनी थी रीसेंट पैट, लेटेस्ट अर्निंग क्या थी, 30 बिलियन। तो मैं लेटेस्ट ईयर की अर्निंग ले लेता हूँ, बाकी आप फ्यूचर की भी ले सकते हैं। तो पी रेशियो में तो कई वैरायटियाँ पाई जाती हैं। तो वैसे 1.1 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दे, जो करंट हमारा इन्फ्लेशन रेट है 1.1, हाँ तो वो कर सकते हैं आप जी जनाब। अगर मैं करूँ मिसाल के तौर पर, मैं पहले रीसेंट से ही कर रहा हूँ, रीसेंट पैड कितना था, 30,000 मिलियन। रीसेंट पैड 30,000 मिलियन 2022 का था। 2023 से तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा था ना, तो 2022 का जो रीसेंट पैड था 30,000 मिलियन। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, जो हमारे पास पी रेशियोज दी हुई हैं वो 2 थी। अगर हम क्या करें, क्योंकि ये एक नॉन लिस्टेड कंपनी थी करमडी, तो अगर हम इंडस्ट्री की एवरेज पी रेशियो इस्तेमाल करें बगैर किसी चेंज के, 14.6 टाइम थी शायद। तो ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी अंडर पी रेशियो मेथड। तो 30,000 इंटू 14.6, ये ले जी 438, ये दरमियान में आ गया तकरीबन, इन बिटवीन। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मेथड लगाई जाए वो आपकी उस पे चलेगा, क्या नाम है, अजम्पशन पे चलेगा। अगर मिसाल के तौर पर हम रीसेंट पैड लेने की बजाय फ्यूचर का एक्सपेक्टेड पैड ले लें 2023 का, तो वो ऊपर जो कैश फ्लोज निकले हैं वो एक्सपेक्टेड पैड ही था 37,800। ठीक है, 37,800 लेंगे या एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करेंगे? वो 8 वही किया हुआ यार, एग्जिस्टिंग से किया हुआ 8। सर एग्जिस्टिंग हमारा 10% था, ये 8 में एक्सपेक्टेड है। वो जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन था उसके वो 30 मिलियन के अंदर आ चुका हुआ है। हमने फ्यूचर का इन्फ्लेशन लेना है या ग्रोथ लेनी है भाई। तो एक्सपेक्टेड पैड, अब उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड पैड के बाद क्या करना है, अगर आप लेना चाहें तो ये पामेर की सिमिलर लिस्टेड कंपनी की पी रेशियो ले सकते हैं। तो पी रेशियो ऑफ पामेर कंपनी, हाँ जी कितनी थी वो, पी रेशियो ऑफ पामेर कंपनी थी 19.9 टाइम्स। उसको कम कर लें, को 10-20% 25% कम कर लें, तो 19.9 टाइम्स है, उसको मैं 75% कर रहा हूँ। आप 80 कर लें, 90 कर लें, मर्ज़ी आपकी। क्योंकि ये जो करमडी थी बेटा, ये करमडी जो है ये एक नॉन लिस्टेड कंपनी थी। सेम टू सेम भी ले सकते हैं ना, वैसे ना सिमिलर लिस्टेड है, ज़्यादा ही है, तो इसको मैं कम करके 90% ले रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ले लीजिएगा। ये आ गया 17 पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लें, ये आ गया 6769998। अच्छा, इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट अगले मेथड में। अब वो कई तरीक़ों से करके उसने दिखाया हुआ है। हाँ जी, एक उसने 14.6 से भी करके दिखाया हुआ है। ये 37,800 को पकड़ें, अब वो हाँ 37,800 को पकड़ें और ये फिर 14.6 से कर दें, तो ये भी आंसर निकल आएगा। वो तो अब आप जो ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है इसका। तो पी रेशियो में इसमें क्या किया हमने, एक्सपेक्टेड पैड इनटू इंडस्ट्री की एवरेज पीई रेशियो। इंडस्ट्री की एवरेज को पी कम नहीं करते। सर कितने मेथड्स पे आपके नंबर मैक्सिमाइज हो जाते हैं, यानी कि उससे ऊपर आप जितने मर्जी कर दें टाइम वेस्ट हो जाएगा? ये कोई नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज मैंने 5 किए, मेरे मुकाबले में किसी ने 7 किए, 7 वाले को ज्यादा नंबर मिलेंगे? सवाल पूरा किया कि नहीं किया? अब वो जो 7 किए उनमें 2 गलत है, फिर फायदा क्या है? नहीं मेरे भी 5 ठीक है, उसके भी 7। हाँ, दोनों को तकरीबन आपका 1 नंबर 2 नंबर का फ़र्क पड़ना है, बस ज़्यादा नहीं, अच्छा एक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना।
फर्क पड़ना है जहाँ कमेंट्री होगी वहां से पड़ेगा फर्क। स्टार दे देगा। हाँ फर्क पड़ेगा कमेंट्री से। ये नहीं है कि 7 आपने मेथड की 8 की हैं, जितने ज़्यादा करोगे नो डाउट, वैसे जितने ज़्यादा करो रियल लाइफ में तो उतनी फीस आपकी हरी पड़ी होगी। और कमिट करने में तो हेल्प करेगा। क्या चीज़? हाँ कमेंट्री में हेल्प करेगा। रेंज आपकी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाएगी। हाँ ये बस यहाँ से फ़र्क पड़ जाएगा ना, ये क्योंकि आसान एक लाइन का है इसीलिए इसमें वैरायटी नहीं वो मतलब इसमें वैरायटी फेंकना आसान है। ऊपर भी वैरायटी लग सकती है लेकिन फ्री कैश फ्लो में वैरायटी नहीं लगानी, वो तो कैलकुलेशन ही बड़ी है। हाँ उस वैसे भी वो एक ही है। इसमें डिबेट पाई जाती है क्या लें, रीसेंट प्राइड लें, एक्सपेक्टेड लें, इंडस्ट्री के लें, तभी तो उसने 2 पी रेशो दिए हैं ताकि आप हर पी रेशो पे कैलकुलेशन करके वैल्यू ज़रा देख लें कि रेंज निकल आएगी आपके। अच्छा जी, इसके बाद पी रेशो के बाद अगला कौन सा रह गया? डिविडेंड मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, हाँ जी जनाब, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो मुझे लगता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ, हाँ कांस्टेंट ग्रोथ वाला ही चलना है। तो रीसेंट डिविडेंड क्या था? डी नॉट। हाँ जी, कंपनी का रीसेंट डिविडेंड क्या था? उसने कहा हुआ था कि ये कंपनी अपने अर्निंग का 60% रिटेन करती है 40% देती है। जी, बस। और डिविडेंड में ग्रोथ कितनी है? 10%, बस ख़त्म। और केई भी निकालनी पड़ेगी तो बस ख़त्म हो गया सवाल। इसका मतलब है कंपनी 60% अर्निंग रिटेन करती है तो 40% डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आप अर्निंग जो हैं अगर आप इसका ले लेंगे 30,000 का तो वो रीसेंट निकल आएगा, और इसका ग्रोथ रेट अपना दिया हुआ है डिविडेंड का, कितना ग्रोथ रेट है? 10%। तो मैं रीसेंट का ही ले रहा हूँ, रीसेंट पैट 30,000 इंटू 40% मिलियन, 30 मिलियन, 30,000 मिलियन इंटू 40%, ये आ गया। उसके अलावा डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर क्या आएगा? D1 जिसे कहते हैं, तो ये 12,000 इंटू 1 प्लस जी, उसके बाद केई कैपम से, हाँ जी कैपम से केई निकालें तो आरएफ कितना दिया हुआ था? आरएफ 9% प्लस इक्विटी बीटा, इक्विटी बीटा था 0.8, 13.8% और वो रिस्क प्रीमियम था 6%। 347,360। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जेन में सवाल आ सकता है कि सर जी हमने करमडी की का बीटा क्यों नहीं लिया? करमडी एक नॉन लिस्टेड कंपनी थी, नॉन लिस्टेड का अपना बीटा नहीं होता, मजबूरन फिर आपको पामिर का डाटा लेना पड़ा। पामिर से ही तो लैदा हुई है। इंडस्ट्री भी सेम है यानी कि ओवरऑल, हाँ और ओवरऑल इनकी डेट इक्विटी रेशियो भी सेम है, तो करंट बीटा इसलिए रेलेवेंट है। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ डेट इक्विटी रेशियो सेम है, लेकिन वो ये है कि क्योंकि इंडस्ट्री सेम है तो, और उसके अलावा हमारे पास डाटा नहीं है। अगर उसी के पेरेंट हो और उसी के वो आगे से बच्चा हो वो तो add एजम्पशन तो ले करो। सकते हैं लेकिन उनका डेट नहीं बताया हुआ पेरेंट का जो जिससे लैदा हुआ है। तो क्या आता है जी? ये 9% प्लस 0.8 इंटू 6%, तो मैं ये कर रहा हूँ 13.80। क्या कहते हैं? 13.80 है। बिल्कुल। चलो अब आपने यहाँ पे डिविडेंड मॉडल लगाना है और उसके तहत मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। D1 तो आया तेरा दोस्त। हाँ जी, तो D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। KE माइनस जी, लें जी। तो D1 डिवाइडेड बाय KE और माइनस जी 10%, ये है जी, चेक करें, 368, ये आंसर है। थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा है, खुद कर लेना चाहिए। खुद कर लेना चाहिए था, बल्कि ये आसान सवाल है, यस सिर्फ स्टोरी बहुत ज़्यादा है। सर, बकाया सबसे डाटा इसका हाँ सौखा डाटा है। वो कहानी फिट की हुई थी, बस कहानी समझ आ जाए तो गया। हालांकि 15 वाले में टेक्निकलिटीज इससे कदरे ज्यादा थी। 2015 का सवाल तो हाँ। रीगेयरिंग भी था और अनगेयरिंग भी था।
मैं वही कह रहा हूँ ना, आजकल वो आपको सिर्फ लेंथी क्वेश्चन दे रहा है, जब आप आंसर देखते हैं तो आप शर्मिंदा होते हैं, यार कर ही लेता। पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। हाँ, ये अप्रोच आ गई है ना कि बच्चा पढ़ने से पहले ही घबरा जाए, ओए यार इतना लंबा सवाल। वो जो करना चाह रहा था ना आपके साथ, आप उसमें आ गए चक्कर में। बताऊं कितने % लोग इसमें पास थे पेपर में, इस सवाल में? ये 2022 का था ना क्वेश्चन नंबर, कौन सा था 2022 का क्वेश्चन नंबर? अच्छा असी देखते रहिए उन्हें। अच्छा उसने डिविडेंड मॉडल से भी दो तरह से किया, पता नहीं उन्हें किमें किया उन्हें। साढ़ा केड़ा जवाब आया डिविडेंड मॉडल का? 347 आया हमारा जवाब। चलो बट नहीं, 347 394 आया साढ़ा। हाँ तो उसने 10% के ग्रोथ पे। अच्छा ओ लो, उसने बहुत अजीब assumption ली है। क्या? यानी कि वो डिविडेंड को हालांकि कह रहा है नीचे 10% पे ग्रो कर रहा है और ऊपर वाले उसने 8% पे इन्फ्लेटेड डाटा का 40%। हाँ बस वो इनकंसिस्टेंसी चलती रहती है ना सोल्यूशन में आई कैप के। हमने ज़रा रिसेंट हमने लाइक विद लाइक रखा है। एक्चुअल डाटा को हमने तो कंसीडर किया है कि वो डिविडेंड 10% पे करंट वाला निकाला है और उसको 10% पे इन्फ्लेट किया। उसने 8% पे इन्फ्लेटेड डाटा का 40%। हाँ उसमें पहले ही बाय डिफॉल्ट ग्रोथ इंक्लूडेड हो गई है। ऊपर उसने लिया 8% के हिसाब से ग्रोथ, नीचे माइनस करते हुए जो के माइनस जी में यहाँ की है वो 10%। ये इनकंसिस्टेंसी है ना। हाँ नहीं छोड़ दें, हम उसका क्या करेंगे। अच्छा चलें, स्टिल हमने पास पूस हो जाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? ओए 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 14% लोग इससे, वही ना जो वो आपको देना चाह रहा था ना फियर, वो देने में कामयाब हो गया। वो आप लोगों को भी जिन्होंने घर से करना है, अभी ये तो घर से करना है, आप कर पेपर में कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, आराम से बिस्तर पे बैठ के पढ़ो और करी जाओ। तो देख लो पेपर में आई कैप अब वही कर रहा है ना, 1 से 2 सवाल, खास तौर पर ये वैल्यूएशन के इतने लेंथी, या एनपीवी का इतना लेंथी बना दो कि आवाम शुरू करने से पहले ही डर जाए। चलो जरा इसके कमेंट्स भी देख लें क्या कहता है, उसने क्या किया है। कहता है इन्फ्लेशन ही नहीं किया लोगों ने, इन्फ्लेशन ही नहीं किया, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था टुडे प्राइसेस। ये जो आप वो ये है ना, ये लिखा हुआ था टुडे प्राइसेस पर हैं ये। वो कहता है इन्फ्लेट ही नहीं किया बच्चों ने। हाँ आगे चले, उसने कहा वैल्यू ऑफ डेट वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों ने ये डेट की वैल्यू माइनस नहीं की, क्योंकि बच्चों को ये याद ही नहीं होगा कि ये फ्री कैश फ्लोज टू फर्म से मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी निकलती है। बच्चों ने मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी नहीं निकाली, वो समझे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ही निकल गई है। ये मिसिंग है ये। 654 50 माइनस, हाँ यहाँ तक निकाल के वो समझे ये शेयर्स आ गया है। ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आती है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको तंग करता है मोस्टली। चलो दूसरी, ये गलती तो कॉमन है, ये बड़ी कॉमन गलती है। अच्छा इन्फ्लेट ना करना सरप्राइजिंग गलती है। अगली कहता है उसने कई पे डिस्काउंट कर लिया, हालांकि वैक पे होना था, ये भी ब्लंडर है। नेट एसेट वैल्यू यूजिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स वर नॉट कंप्यूटेड, ये तो मैंने भी नहीं निकाला भाई। उसने कहा कई बच्चों ने नेट एसेट वैल्यू मेथड बुक वैल्यू से कैलकुलेट नहीं किया। वैरायटियां सारी लगाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ मुझे थोड़ा आई कैप पे एतराज़ है। ये गलती नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पूरी वैरायटियां नहीं लगाई। हमने तो एनआरवी जहाँ पे थे एनआरवी वाले तरीके से मैंने किया है। मैंने तो हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा कमज़ोर है उसका, लेकिन चलो हम फिर आइंदा से जैसे हमने पीई में किया था, हम अगर पॉसिबल है तो हम 2 मेथड से कर देंगे। ठीक है, क्या हमारा क्या जाता है, हमने कौन सा यहाँ 2 कॉलम बना लो। चलो आगे, ये जैसे ये किया है ना, इसके आगे ये एनआरवी पे किया हुआ है, इसमें जो रकम है, बाकी ये सारा इसमें किस पे कर लें, बुक वैल्यू पे कर लो। सारा बैलेंस शीट, हाँ माई डेट, बस और क्या। नेक्स्ट आ जाए जी, अगला उसने क्या कमेंट किया है, और क्या जी, वैल्यू यूजिंग पी रेशियो वैल्यूएशन यूजिंग अर्निंग ऑफ 2023 वाज
नॉट कंप्यूटेड, 2023 के अर्निंग पे नहीं किया, यानी वो चाह रहा है कि वैरायटियां लगाए हैं। सर वैसे ये भी बात उसकी ठीक हाँ नहीं है। 2022 हमने वैसे रिसेंट से हमने कर तो दिया, लेकिन सारे बच्चों ने थोड़ी किया होगा। मैंने तो पेपर में कहा था कम से कम आपको रिसेंट वाला लेके चलना है, तो ये उसने वैसे ज्यादतियां की हैं कि एक रिसेंट से आपने कर दिया है तो बाकी ना भी करो तो काम चल जाता है, लेकिन उसने इसको कॉमन मिस्टेक में कंसिडर किया है कि बच्चों ने नहीं किया। मतलब वो कहाँ है कि लोग वो चाह रहा है कि आप वैरायटियां लगाएं। अच्छा, कहता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में ग्रोथ रेट ऑफ 3% वॉज नॉट कंप्यूटेड। अच्छा, ये 3% ग्रोथ रेट कौन सा है, कौन सा 3% का ग्रोथ रेट है जो कैलकुलेट होना है? जी तो 3% ऊपर था टर्मिनल वैल्यू पे, डिविडेंड पे तो कोई एक मिनट है जो यार, 3% का ग्रोथ रेट अगर हम गॉर्डन ग्रोथ से देखें तो गॉर्डन ग्रोथ में बी, जरा करिएगा कैलकुलेटर पकड़ के, 60% ये बी है इंटू आर ई मतलब कैपम से जो जवाब आया है 60.60 इंटू 18 तरीके नहीं, हाँ ये 3% पता नहीं अब कौन सा है, चलो ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैंने तो आई कैप के आंसर छापे नहीं लगाए। मार्केट वैल्यू एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 3%, वो कहता है 3% का ग्रोथ रेट भी है कोई। ओह हो, ये लो जी, सारा उसने समरी बना के सारे आंसर लिख दिए हैं। सबसे ज्यादा आंसर मेरा ख्याल है किसका है, आपका वो है फ्री कैश फ्लो मेथड का है। नेट एसेट वैल्यू मेथड तो बहुत सिंपल है, ये वाला 420 मिलियन माइनस 50 मिलियन। हाँ जी, पी रेशियो मेथड में क्या मसला है, 3-4 तरीकों से किया ना। डिविडेंड वैल्यूएशन 10% ग्रोथ वाला तो हमने किया, लेकिन ये हमारा फिर भी आंसर नहीं आ रहा। ये 3% ग्रोथ वाला काम जो उसने किया है ये हमने बिल्कुल भी नहीं किया। हमें तो ये पता ही नहीं चला 3% ये ग्रोथ कहाँ से आई है और क्या हिसाब किताब है। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे कहीं पे ग्रोथ का कुछ जिक्र किया हो सवाल में, 3% की ग्रोथ। अच्छा, वो तो ये फॉर एवर वाली ग्रोथ थी ये, बस। क्या आपका अर्निंग और कैश फ्लोज, अच्छा चलो सारे नंबर नहीं लेने भाई हमने, ऐसे खपते रहेंगे टाइम। पता तो होना चाहिए कि 3% हाँ, किस तरह निकाला किस तरह। निकाला नहीं है वो, उसने पिक कर दिया 3%, यही वाला है, और तो कहाँ से निकलेगा 3%। ये क्यों, वो किस तरह कह सकते हो 3%, यानी ये तो वो तो गलत है ये तो। वो असल में कह रहा है 2023, 24, 25। सर ये अगर 8 6 4 और ये 3 का अगर वो निकाला जाए, अच्छा एक मिनट ठहरो, ठहर जाओ, हाँ मैं बताता हूँ। हम ये डिविडेंड मॉडल इस तरह भी लगा सकते थे, मॉडल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हम इस तरह भी लगा सकते थे। कैश फ्लोज और अर्निंग कहता है सेम है, तो क्या अर्निंग है जी पहले साल की, पहले दूसरे और तीसरे साल की 37,800, 37,800, और इसका डिविडेंड कर लो। कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, 40%। ये डिविडेंड आ गया पहले साल का, वो वेरिएबल ग्रोथ वाले तरीके से। ईयर 2, ठीक है जी, ये फ्यूचर डिविडेंड्स आ गए, ये भी पॉसिबल है। पता नहीं अब उसने ये लगाया कि नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है, इसमें 3% यूज हो सकता है अब। लास्ट वाले को एंड। हाँ, अब यहाँ पर इसकी टर्मिनल वैल्यू निकाल लें। हाँ जी, वो कैसे आएगी, 21,431 इंटू 1 + 0.03, उसके बाद के ई माइनस के ई क्या थी, कितनी थी, 16, 13.8 माइनस 0.03 204 388
अच्छा जी 204 388.24। यही समझ आती है, बाकी और तो कुछ भी नहीं है वो, लेकिन उसने वो 3%, हाँ 3% अगर यूज करना तो फिर ऐसे करना चाहिए था। सर उसने कौन सा कोई वो हल्फिया फिर 1.03 डिवाइडेड बाय के 0.1380। अच्छा जी, इसका आप टोटल करेंगे। बस वो फनकारियाँ लगाता रहता है और कुछ नहीं है, और ये बच्चों को तंग करता है। मैं तो चलो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता हूँ कि यार ठीक है, लेकिन बच्चे समझते हैं कि बस अब जो उसने कर दी है ना वो सारा करना हमारे पे फ़र्ज़ है। अच्छा जी, इसको डिस्काउंट करना है एट 13.8%। नहीं, ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिविडेंड मॉडल से ही आ जाएगी। इसमें वो 10% को टोटली इग्नोर कर दिया हमने। वन 135। अच्छा, इसमें उसका 139 पॉइंट समथिंग है, चलो। और लेकिन उसने ये नहीं ना किया हुआ, उसने डायरेक्ट 3% इस पे लगा दिया है, ये 15,120 पे ही। ठीक है, चले, ये भी हमारा तरीका एक हो गया, निकल तो ये भी आया। लेकिन हम इस चीज ये तरीका अगर डाटा को सामने रखे तो नहीं, ये तरीका वैलिड नहीं है। डाटा को नहीं, डाटा तो असल प्राइमरी डाटा 10% ही था, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, कि अगर हम वो 10% वाली ग्रोथ को इग्नोर करके जो हमारी अर्निंग में ग्रोथ है हम उसी ग्रोथ को कैरी ऑन करें, क्योंकि जितना अर्निंग में ग्रोथ होता है उतने डिविडेंड में भी ग्रोथ होता है अगर रेशियो मेंटेन रहे। पता है आपको? सर वो तो ये नहीं, हम अगर वो अपने आप को फिर वो अपने आप को समझ रहे हैं ना वो हाँ, असल में वही ना, एजम्पशंस पे बात बेस करती है ना। चले, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। बी, अच्छा उसने क्या कहा, डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यूएशन यूजिंग वैल्यूएशन मेथड सेट बाय कंपनी बोर्ड, ठीक है, अलोंग विद रीजंस एंड इशू प्राइस एट विच द न्यू शेयर। आ जाए जी, इसकी भी रीजंस पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या रीज़न दिए हैं उसने। तो उसके बाद डिस्कस द रीज़न वाई द शेयर्स में बी ट्रेडेड एट हायर और लोअर प्राइस देन द प्राइस सजेस्टेड बाय फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन। जी, फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन से जो प्राइस आ रही है उसके मुकाबले में शेयर क्यों ऊपर और नीचे ट्रेड होते हैं। हाँ जी जनाब, क्यों शेयर ऊपर नीचे ट्रेड होते हैं? क्योंकि साफ सी बात है, फ्री कैश फ्लो मेथड जो होता है वो तमाम चीज़ों के ग्रोथ रेट लेके कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी कंपनी की कैश फ्लोज की ग्रोथ काउंट करता है, उससे मैक्सिमम वैल्यू ही आनी है। बाकी मेथड जो हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं आनी, उनमें कईयों में तो आपका बैलेंस शीट का डाटा है जो कि हिस्टोरिकल है, बुक वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आपकी पी रेशो जो है मेथड, उसमें भी हम रीसेंट पैट ले रहे हैं या एक्सपेक्टेड 1 साल की ग्रोथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, फ्यूचर के तमाम सालों की ग्रोथ इनकॉर्पोरेट नहीं है। समझ आ रही है? तो हर मेथड को आप लिंक कर दें। इसी तरह डिविडेंड मॉडल है, अगर आप ये वाले डिविडेंड की मिसालें जो हमने ये पहले अप्लाई किया था, तो उसके साथ भी मसला ये है कि हम 1 साल की डिविडेंड की ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करें, फ्यूचर के तमाम सालों की कैश फ्लोज की ग्रोथ या डिविडेंड की ग्रोथ काउंट नहीं करें। मेन पॉइंट, डिफरेंट पिंचिंग पॉइंट क्या है कि हम तमाम सालों का ग्रोथ रेट इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते, और फ्री कैश फ्लो मेथड में हम तमाम सालों का ग्रोथ रेट इनकॉर्पोरेट
कर रहे होते हैं। उसके अलावा और भी शायद उसने भी कुछ लिखा हो। वजह क्या बताएंगे? हायर की वजह यही है ना, तमाम सालों के कैश फ्लोज कंसिडर करते हैं। हायर क्यों बिकेगा? क्या चीज़? उसने कहा है कि डिस्कस व्हाई द शेयर में ट्रेड एट हायर। हाँ, वो हायर वैल्यू जो ट्रेड होता है वो ये है, फ्यूचर में अच्छी एंटिसिपेशन होती है, लोगों को लगता है कि जो खरीदेगा कंपनी को या जो कंपनी लिस्टिंग होने जा रही है वो मार्केट में बड़ा अच्छा, हमारे लिए शेयर बेचना आसान है। तो एनर्जी वगैरह पॉजिटिव एटीट्यूड से लोगों, हाँ, स्पेकुलेशन से भी जा सकता है, ठीक है, ब्रोकर की मैनिपुलेशन भी हो सकती है, सट्टेबाजी ये वो। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लो प्राइस पे हाई प्राइस पर ट्रेड होता रहता है। अगर लो प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि शेयर की प्राइसेस डिप्रेस चल रही हैं। और अगर वो फोर्सिएबल फ्यूचर में अच्छा समय रहे तो हाँ, demand लोग बढ़ अगर जाएगी। ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं तो प्राइसेस हाई भी हो सकती हैं, ठीक है। चलें अब वो ज़रा देखते हैं उन्होंने आंसर क्या लिखा आई कैप ने, और उनका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है और थोड़ा टेक्निकल भी। तो पार्ट ए में तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन करते हुए तो नहीं दिया। नीचे आते हैं तो उन्होंने रेंज ऑफ वैल्यूएशन बता दिया है। कहता है अ सूटेबल ऑफर प्राइस कुड बी अराउंड 450 बिलियन। कहता है 450 बिलियन की प्राइस होनी चाहिए। असल में शायद इसकी एवरेज निकाल ली हो, ज़रा करना है एवरेज। ये 450 बिलियन कहाँ से आया सिर्फ सारा वो डेटा। जी, इसकी एवरेज ज़रा निकालो, नहीं तो फिर उनकी निकाली होगी एवरेज उसने, ठीक है। हाँ, 139.8 और 752 बिलियन की, 445.9। वही बस, ठीक है, 445 या 450 के राउंड अबाउट वो कहता है ये प्राइस होनी चाहिए। आगे द सजेस्टेड वैल्यूशन, मैं बड़ा कर लेता हूँ ज़रा, ऑनलाइन वालों को भी पता चल जाएगा। जानबूझ के आंसर से पढ़ रहा हूँ ताकि को कमेंट टेक्निकल है तो वो समझ आ जाए। ये देखें ना, अब ये हमने वेरीफाई किया है, नहीं तो बच्चे खपते रहते हैं ये कैसे आ गया 450। ये वो कहता है 10 नॉर्मली एवरेज निकाल लेता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इनकी एवरेज निकाली हो, वो अब घर जाके चेक कर लेना, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वो कहता है आगे द सजेस्टेड वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट्स द करंट ईयर अर्निंग एंड इंडस्ट्री पी रेशियो। अब ये पी की जस्टिफिकेशन दे रहा है। द सजेस्टेड वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट्स द करंट ईयर अर्निंग एंड इंडस्ट्री P ratio and includes a small premium reflecting the growth potential. Palmer is clearly performing well in the industry and this is reflected by the above average P ratio. Since the industrial division is underperforming, Palmer P ratio may be too optimistic. अब असल में वो बात आपकी इधर लेके आना चाह रहा है कि ये जो हमने इधर P ratio में कम की थी ना, ये मैंने ये जो कम की है, असल में इस आर्ग्यूमेंट इसको कम करने की वजह क्या है। वो कहता है पामेर कंपनी जो है, ओवरऑल पामेर, वो इंडस्ट्री से बेहतर अच्छा परफॉर्म, कैसे पता चला अच्छी परफॉर्मर है, एवरेज से बहुत इंडस्ट्री एवरेज आपकी 14.6 टाइम थी और वो 19.9 हाँ वो 19 थी। इसीलिए वो कहता है जब आपने किसी एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी की वैल्यूएशन करनी है तो ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डिवीजन जो कि करमडी बन गया है वो तो मार्केट, वो तो बहुत ही कम अंडर परफॉर्मर था, इसीलिए हमें कम करनी पड़ी रेशो। तो वो असल में इसकी जस्टिफिकेशन जनरेट कर रहा है कि मैंने कम क्यों की। हाँ, अगर मैं पूरी वही ले लूंगा 19.9 टाइम्स तो ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक होके वैल्यूएशन होगी। अच्छा आगे नेक्स्ट आ जाए। वो कहता है हाउएवर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इज यूजुअली मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स दैट रिलाई ऑन डिविडेंड इनकम एज देयर रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। जी ये बात ज़रा सुन लें, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सूटेबिलिटी बता दी उसने। मैं आपको बता देता हूँ नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर उन कंपनीज में जिनके एसेट्स में रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनीज हैं। वैसे इस कंपनी के लिए रियल नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड सूटेबल मेथड था, समझ आ रही है। नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, रियल इस्टेट सेक्टर कंपनी या ऐसी कंपनी जिनके एसेट्स में ज़्यादातर टेंजिबल एसेट्स हैं। जिन कंपनी के एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह, ये वो जिनके वो पेटेंट ज़्यादा हैं या सॉफ्टवेयर ज़्यादा हैं, वो उनके लिए जैसे गूगल टाइप, इनके लिए नेट एसेट वैल्यूएशन इतनी सूटेबल मेथड नहीं है। पहला बता दिया नेट एसेट वैल्यू मेथड का इस्तेमाल होगा
वो तमाम कंपनीज जो रियल इस्टेट सेक्टर में हैं या जिनके टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल के मुकाबले में ज़्यादा है। दूसरा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपकी कंपनी किसी और कंपनी के माइनर शेयर होल्डिंग खरीद रही हो, लेस देन 50%, 10%, 20%। अगर सब्सटेंशियल कंट्रोल एक्वायर करने के लिए शेयर खरीदे जाएंगे तो वहाँ फ्री कैश फ्लो मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है उससे, क्योंकि वहाँ हमारा मकसद होता है पूरी कंपनी को कंट्रोल करना, ना कि उसके डिविडेंड खाना सिर्फ। जी, पी रेशियो भी नहीं है। पी रेशियो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है अनकोटेड कंपनी की वैल्यूएशन के लिए। तो चारों की मैंने आपको बता दी वजूहात, कौन सा ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आपको कभी भी सूटेबिलिटी पे पूछे जी किन हालात में कौन सा चलता है, तो नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल होता है रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनीज में या वो तमाम जिनके टेंजिबल एसेट ज़्यादा है। पी रेशियो ज़्यादातर वैल्यूएशन ऑफ अनकोटेड कंपनी में इस्तेमाल होता है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल होता है किसी भी कंपनी अनकोटेड हो या कोटेड हो लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डरिंग एक्वायर कर रहे हो, मैक्सिमम या कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करना हो, तो वहां पे कौन सा मेथड चलेगा? फ्री कैश फ्लो मेथड। ये मैं बता रहा हूँ, वो छोटे छोटे मेथड हैं, वो वैरायटी हैं, वो उसी से निकले हुए हैं ना। मार्केट वो होते ही अनकोटेड में, अनकोटेड कंपनीज के लिए हैं जो इनकम बेस या मार्केट बेस। आगे चलें, वो क्या कहता है? वो तो ये उसने यही बताया हुआ है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन्वेस्टर जो है एज करम डे इज टू बी लिस्टेड, दिस मे बी इंडिकेटिव ऑफ द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर एज दीज आर लाइकली टू बी माइनॉरिटी इन्वेस्टर। ठीक है, पूरी पामिर कंपनी में लिस्ट नहीं ना हो रही, करम डे उसका एक छोटा सा पार्ट था। तो जब करम डे एक छोटा सा पार्ट था, जब वो लिस्ट होगी तो उसके शेयर होल्डर को माइनॉरिटी कंसिडर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पामिर, पूरी कंपनी के मुकाबले में उसकी छोटी कंपनी के भी थोड़े से हिस्सेदार होंगे। जी बिल्कुल। आगे वो कहता है जी, आप जो फ्री कैश फ्लो मेथड से वैल्यू निकाल रहे हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं शेयर, उनमें क्यों फर्क में आता है? तो वो उसने काफी ज्यादा बीच में मार्केट एफिशिएंसी को भी लिंक कर दिया फाइनेंशियल। देखते हैं जी, सबसे पहला उसने क्या बताया। वो कहता है फ्री कैश फ्लो मेथड से जो वैल्यूएशन है उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज लिए जा रहे हैं। दिस इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच that assume future cash flows can be predicted with some degree of certainty, whereas uncertainty remains with future rent values and property values। क्या ये बात समझ आई आपको? वो कहता है जब आप फ्री कैश फ्लो मेथड से वैल्यू निकालते हैं तो आप एज्यूम करते हैं कि ये तमाम कैश फ्लोज जो हमने लिए हैं ये सर्टन है। हम इनको किस बेस पे ले रहे हैं? सर्टन। लेकिन स्टॉक मार्केट जो होती है वो इस चीज़ को लेके चलती है, ये एक्चुअल स्टॉक मार्केट में जो आपकी प्राइस है वो इस चीज़ को भी वेटेज देती है कि फ्यूचर अनसर्टन होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या वहाँ से जो ये रेंटल इनकम्स आ रही हैं ये इतनी ना रहे और ये इससे कम हो जाए। समझ आ रही है? तो ये पहली लाइन में तो उसने बस एक एजम्पशन स्टेट किया। आगे, द फोरकास्ट कैश फ्लोज एज्यूम दैट प्रॉपर्टीज दैट आर करंटली वैकेंट will be leased in the short term and the business will return to full occupancy। वो कहता है इसके पीछे ये भी assumption है कि आपका फ्री कैश फ्लो मेथड से वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है कि आप एज्यूम करते हैं आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फुल ऑक्यूपेंसी पे होंगी। रियल लाइफ में फुल ऑक्यूपेंसी अचीव करना अभी तो है नहीं, और अभी नहीं है तो फ्यूचर में भी मुमकिन नहीं होगा रियलिटी में। लेकिन ये थ्योरेटिकल है मॉडल, तो ये एज्यूम कर रहा है नहीं हम अचीव कर लेंगे। आगे उसने क्या, यानी वो ये बताना चाह रहा है फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मार्केट वैल्यू शेयर की कम क्यों होगी। तो उसकी पहली वजह उसने क्या बताई है, हमने फ्यूचर कैश फ्लोज को सर्टेनिटी के हालात में एज्यूम किया इसलिए ये ज़्यादा लिए है। दूसरी वजह क्या बताई है, हमने 100% ऑक्यूपेंसी हमने एज्यूम किया है। अच्छा, अब इनमें से मैंने तो कोई बात नहीं की थी, मैंने तो डिफरेंट एंगल पे बात की थी, लेकिन उसने आप देखें क्वेश्चन से लिंक करके बताया जवाब। एक उसने ऑक्यूपेंसी का पॉइंट पिक किया है, अच्छा जवाब है, मतलब आई कैप ने जो आंसर लिखा है रेलेवेंट टू केस स्टडी लिखा है, जर्नल आंसर नहीं लिखा, मैंने जर्नल पॉइंट बताए थे। तो उसने कहा जी हमने एज्यूम किया हुआ है फ्री कैश फ्लो मेथड में फुल ऑक्यूपेंसी, दूसरा हमने एज्यूम किया हुआ है सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी वाला तो रटा रटाया पॉइंट है, चलो ये तो हम लिख सकते हैं आइंदा भी कहीं। हाँ, ये रेंटल वाला पॉइंट जो है ना ये उसने अच्छा पॉइंट पिक किया है कि असल में आपने फुल ऑक्यूपेंसी एज्यूम की हुई है। हाँ, या किसी भी ऐसे सवाल में जहाँ पर ऑक्यूपेंसी का काम है तो उस एजम्पशन पे ये निकला हुआ है। नेक्स्ट आ जाए जी, अगला पॉइंट क्या कहता है। सर ये कंज्यूमर डिमांड के लिए भी कह सकते हैं ना कि
डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी को डिमांड कर लेगा, तो अगर डिपेंड करता है कैपेसिटी और डिमांड। कैपेसिटी मेंशन की है, नहीं तो आप कहें डिमांड सर्टन है, हाँ वहाँ आप डिमांड की सर्टेनिटी की बात कर सकते हैं। ठीक आगे वो कहता है द फोरकास्ट कैश फ्लोज मे बी ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रॉपर्टी लेट्स मे नॉट मटीरियलाइज एज अर्ली एज एंटिसिपेटेड और इंडीड एट ऑल। जी वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी की लेटिंग जिस साल में ज्यूम किया है कि फलां साल में इतनी प्रॉपर्टियां किराए पे जाएंगी, ये है। वो कहता है हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपने ओवर ऑप्टिमिस्टिक करके एस्टिमेट किया हो, प्रॉपर्टियां उतने टाइम में किराए में नहीं जाए, लेट किराए पे चढ़ना शुरू हो। रियल एस्टेट का काम है ना, वो कहता है प्रॉपर्टी लेट शुरू हो किराए पे चढ़ना। ये वैसे वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, ये ऑक्यूपेंसी वाले को ही आगे उसने एक और लिख दिया, मेरे हिसाब से ये उसके पार्ट बना दें। नेक्स्ट, वंस द कंपनी इज लिस्टेड एनी न्यू और सब्सिक्वेंटली पब्लिश इंफॉर्मेशन में लीड टू चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। जब आपकी कंपनी एक दफा लिस्टेड हो जाएगी स्टॉक मार्केट में, अगर अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी तो प्राइस ऊपर चली जानी है, लगने की भी उसमें वजह और हाँ, और अगर स्टॉक मार्केट में कंपनी की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई वीक पॉइंट जा रहा है, लॉस रिपोर्ट हो रहा है, कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस की जगह वो रीवैल्यूएशन पे लॉस रिपोर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू स्टॉक मार्केट में गिरेगी। उसके बाद एज्यूम किया जाता है स्टॉक मार्केट सेमी एफिशिएंट है, सेमी स्ट्रॉन्ग। ये अभी आपको नहीं पता सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट क्या है, ये तो पॉइंट किताबी है। मार्केट एफिशिएंसी का एक टॉपिक है जो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि स्टॉक मार्केट में प्राइस चेंज क्यों होती है और कितनी देर में चेंज होती है। ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझा रहा मैं, इसको छोड़ दें। आखिरी पॉइंट, पहले सारे पॉइंट उसने कैश फ्लो के गिर्द ही घुमाए हैं। अच्छा आगे क्या, आखिरी क्या कहता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इंडस्ट्री और इकोनॉमी इन जर्नल में इन्फ्लुएंस द शेयर होल्डर्स expectation of the future return from the currency and consequently the value is likely to be differ from the initial free cash flow valuation। तो इस पॉइंट में उनका मतलब है expectation of investor। अगर इन्वेस्टर फ्यूचर में इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में बुरी राय रखते हैं तो वो कंपनी के शेयर को उतनी वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे जिन्होंने खरीदा होगा वो भी बेच देंगे। बेचने की वजह से, सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस धम करके नीचे आ जाएगी। अगर वो कंपनी को, इकोनॉमी को या इंडस्ट्री को अच्छी पोजीशन पे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर शेयर में बाइंग प्रेशर आएगा, जिस वजह से प्राइस जिस वैल्यू पे आपने कैलकुलेशन किया ना फ्री कैश फ्लो से, स्टॉक मार्केट में एक्चुअल प्राइस उससे ऊपर चली जाएगी। तो ये पॉइंट भी एक जर्नल है। इसकी हेडिंग क्या बनेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर रिगार्डिंग कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी। नहीं आपने ऐसे ही लिखना है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। यानी एक हेडिंग उसने किस पे लिख दी, फ्री कैश फ्लोज पे, कि हमने जो फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट किए हैं वो सर्टन है, फुल ऑक्यूपेंसी पर हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये सारी बातें एक ही पॉइंट के गिर्द 3 पॉइंट घूम रहे हैं। दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो इकोनॉमी के मुतालिक अच्छी हो, इंडस्ट्री के मुतालिक अच्छी हो या कंपनी के मुतालिक अच्छी होंगी, तो मार्केट में जो प्राइस है वो आपकी कैलकुलेटेड प्राइस से ऊपर होगी। अगर इकोनॉमी के मुतालिक, इंडस्ट्री के मुतालिक और कंपनी के मुतालिक शेयर होल्डर की उम्मीदें नहीं है तो कहो। तीसरा पॉइंट, पब्लिश इंफॉर्मेशन, कंपनी की पब्लिश इंफॉर्मेशन जो भी मार्केट में आएगी उस इंफॉर्मेशन के आने के बाद भी प्राइस अपना रिएक्शन शो करेगी। गुड न्यूज प्राइस विल इंक्रीज, बैड न्यूज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइस विल डिक्रीज। चौथा फैक्टर है मार्केट एफिशिएंसी का। चौथा फैक्टर किस चीज का है, मार्केट। इसका ताल्लुक भी वैसे ये पब्लिश इंफॉर्मेशन से ही है, लेकिन इसको एज अ फोर्थ पॉइंट हम कहेंगे तो अभी हमें ये समझ नहीं आएगा, हमने ये पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब भी आपने एक्चुअल प्राइस और कैलकुलेटेड अपनी जो किसी भी मेथड से प्राइस है, अगर आपने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि भाई आपकी कैलकुलेटेड प्राइस में और स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस में फ़र्क क्यों है, तो उसमें ये एक पॉइंट मार्केट एफिशिएंसी का लिखा जा सकता है। सर अगर हम एफएस के अंदर जो डिस्क्लोजर्स में बता देते हैं कि हमारा इस कंपनी के साथ फॉर एग्जांपल अगले 5 साल के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि ये हमारी उसको लीज पे लेंगे बिल्डिंग को, तो उसका भी हमारे शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। आज जब आप कोई भी चीज़ डिस्क्लोजर में देते हैं ना, उसको डिस्क्लोज कर दिया, हाँ, यूज़र के पढ़ने के लिए देते हैं। सारे यूज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना थॉरली पढ़ते ही नहीं।
जब आपने तो लिख दिया, आपकी एजम्पशन होती है कि हर यूजर, हर शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थॉरली पढ़ेगा। पढ़ता कौन है भला? ब्रोकर्स। ब्रोकर के जो एनालिस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, और वो पढ़ के कमेंट्रियां दे के लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये अच्छी कंपनी है, बुरी। तर्जमा कर देते हैं, ए उंड गए। हाँ, वो असल में जो यूजर है ना, उसको पास तो इतना टाइम नहीं है, ना वो उतनी अवेयरनेस रखता है। IFRS की रिक्वायरमेंट ही नहीं उसको पता क्या है, और जो आप डिस्क्लोजर वगैरह दे रहे होते हैं वो उसको लगता है पता नहीं कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है। तर्जमा कर देते हैं वो इसका। वो उसको इतनी डिटेल और डेप्थ को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, हजम ही नहीं होती उनको। इसलिए वो कहते हैं शुरू बस ये देख लो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ बस, मेरी बात समझ आ रही है? यानी यूजर्स आर नॉट सो वेल एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स डिस्क्लोजर्स। हाँ, मैं आप लोग जो हैं, हमें पता है, हम किसी कंपनी में पैसे लगाने लगेंगे तो हम उसके डिस्क्लोजर देखेंगे, साथ मटेरियल में स्टेटमेंट को ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखेंगे, ज़रा बातें ये सारी देखेंगे, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसकी इंपॉर्टेंस का पता है, हमें इसकी सिग्निफिकेंस है। डेवलप्ड इकोनॉमी में सब दुनिया में ऐसे ही है, इन्वेस्टर इतनी डिटेल से पढ़ते नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खाली ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया में ऐसे है कि शेयर होल्डर हों या कोई भी इन्वेस्टर हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वो पिछले 5 सालों के हाइलाइट्स देख लेंगे जो पहले 2 सफ़ों पे होते हैं, और उसके बाद रीसेंट EPS आके देख लेंगे जो इनकम स्टेटमेंट के नीचे लिखी होती है, प्रॉफिट देख लेंगे पिछले साल से कितना बड़ा है या कम हुआ है बस, और कैश फ्लो डेफिसिट है कि एनालिसिस मोटा मोटा कैश फ्लो सरप्लस है या डेफिसिट है, कैश फ्लो में इंक्रीज है ड्यूरिंग द पीरियड या डिक्रीज है। तो मोटी मोटी 4-5 चीज़ें देखते हैं, या मैक्सिमम डायरेक्टर की रिपोर्ट पढ़ लेंगे, डायरेक्टर ने क्या कमेंट किया इस दफ़ा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ लेंगे। अब ये वही हैं जिनको पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज मेजोरिटी को नहीं पता इतना। वो तो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बस यही है सब कुछ, और रिपोर्ट में तो बहुत कुछ होता है, एनुअल रिपोर्ट। आगे कोई कंटीजेंट लायबिलिटी उसने हाँ, दिया तो और लॉस लिखा होता है, प्रोविजन फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट लिखा होता है कि पता नहीं बिल्डिंग सड़ गई है, अभी ये हो गया। एसिड वैल्यूएशन की तरफ क्यों नहीं आया कमिश करते हुए? क्या चीज़? एसिड वैल्यूएशन की तरफ इसने कोई पॉइंट नहीं डाला। हाँ, नहीं डाला उसने, बस उसकी मर्जी, पता नहीं, हालांकि डाल सकता था कि कि बुक वैल्यू की बेस पे वैल्यूशन आप NRV, हाँ वो कर सकते थे। असल में वो देखें, ये ज़रूरी नहीं होता ना कि जो कमेंट्री उसने लिखी है वो ही आपका भी जवाब हो, या जो आपने लिखी है वो भी, सारे जो पॉइंट आप सोच रहे हैं सारे, यही तो इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया है कि आप वैरायटी से सोचेंगे। तो ACCA वाले होते हैं वो इसके नीचे लिख देते हैं अदर कमेंट्स आर आल्सो एक्सेप्टेबल, ताकि यार अपने आंसर को ना लिमिटाइज ना करें, बच्चे का दिमाग भी खोलें और अपने लिए भी क्वेश्चन रखें कि यही जवाब फाइनल नहीं है। इन्होंने वो नीचे लिखा नहीं, इसी वजह से फिर वो बच्चे समझते हैं शायद यही फाइनल है, फाइनल ये भी नहीं है। आप घर में बैठ के सोचेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो 4 पॉइंट के गिर घूम रहा है, 4 और आपके जेहन में आ जाएंगे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे आ जाए जी, C पॉइंट में वो कहता है एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ड्यू डिलीजेंस which will be expected by the potential investor to support the new company listing before it proceeds with the spin-off। spin-off उसी को कहते हैं बेचने को, जब आप अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच के इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा के बेचना चाह रहे थे। असल में ये क्या करना चाह रहे थे, ये बेचना चाह रहे थे, सेल ऑफ करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी बनी कुछ नहीं, फिर इनको मजबूरन कंपनी को अलहदा करके इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पे चलाना पड़ा। इसको बोलते हैं स्पिन ऑफ। समझ आ रही है? स्पिन ऑफ का मतलब क्या है कि कंपनी अपने किसी भी नॉन कोर नॉन परफॉर्मिंग एरिया को अलहदा करके इंडिपेंडेंट कंपनी बना दे, और उस इंडिपेंडेंट कंपनी के जो शेयर हैं वो किन को इशू किए जा रहे हैं। इनमें आगे अब 2 ऑप्शन है, या तो ओरिजिनल पामिर के शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिए जाते हैं इस कंपनी के, या फिर पब्लिक को किए जाते हैं। इन्होंने क्या, किस ऑप्शन पे गए हैं कि नए लोगों को कर दिए ताकि हमारी जेब में क्या आ जाए, पैसे आ जाएं। समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो वो कहता है ड्यू डिलीजेंस का प्रोसीजर। पहली बात है ड्यू डिलीजेंस का पता तो है ना आपको? वो ऑडिट में होती है, एक रिपोर्ट होती है due diligence। हाँ, वो ऑडिट में रिपोर्ट तो होती है। ड्यू डिलीजेंस की टर्म का मतलब होता है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी मेजर स्टेप लेने से पहले उसके बारे में थॉरोली रिसर्च कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, एहतियाती तदाबीर अपना लें।
एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कोई कंपनी अलहदा करना, उसको लिस्टिंग कराना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो तमाम एहतियाती तदाबीर और उसके मुकाबले में तमाम जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके, स्टडी करके, उसका इम्पैक्ट एनालाइज करके फिर आपने ये स्टेप लेना है। बस उसने यही बताया होगा ड्यू डिलीजेंस में कि हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, हमें शेयर होल्डर का ओपिनियन या हमें वो लॉ की कोई लीगल प्रोविजन है को उसमें उसके खिलाफ ना चले जाएं। ये एहतियाती तदाबीर है जिनका ख्याल रख के फिर आपको ये एक्शन लेना है। कौन? नहीं, ये फ्रॉड नहीं कहते ना इसको, इसको तो कंपनी मैनेज करना कहते हैं, ठीक है। फ्रॉड का मतलब नहीं, तो यार को खरीदार ही नहीं आ रहा तो अब आप क्या करेंगे? फेंक देंगे चीज। पब्लिक को दे दो, तू ले ले। तो कोई नहीं, पब्लिक के पैसे, पब्लिक जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी तो इसका क्या मतलब है, पब्लिक तो बल्कि ज्यादा स्क्रूटनाइज करेगी। एक चीज को डिस्पोज का इरादा था, वो चलेगी कैसे आगे? हैं? एक चीज नई मैनेजमेंट आएगी, नई बोर्ड पैसे आ गए ना, और पैसे आ गए, नो डाउट उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करेगी लेकिन कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करती रहेगी। वो समझ रहे थे ये हमारे लिए धब्बा है, उन्होंने वो धब्बा अलहदा कर दिया है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा दिया है, लेकिन है तो वो आपका वैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर भी नजर आएगी सब्सिडरी के तौर पे। हैं? क्या मेरी बात समझ आ रही? या सब्सिडरी ना भी हो, वजह क्योंकि कंट्रोलिंग नो स्टेक हमने तो नहीं लेना ना, वो तो हम उनको देना है। 95% या इवन हाँ ठीक है। 90% चला गया। अच्छा जी, आज जरा ड्यू डिलीजेंस में क्या है, वो कहता है फॉलोइंग मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ड्यू डिलीजेंस, डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। वो कहता है पाए ना वेख लो एक दफा, ताड़ी मेहरबानी, जिस कंपनी को आप इंडस्ट्रियल को सोच रहे हैं कि अंडर परफॉर्मिंग है, ऐसा ना हो कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मसाइल हो, तो ये आपको एज अ प्रोफेशनल याद रखें, ड्यू डिलीजेंस ये जो प्रोसीजर है ये आपकी निगरानी में होना है एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट, आपके मशवरे से भी हो सकता है। इसीलिए एज अ प्रोफेशनल मेंबर किसी भी बॉडी का या प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एहतियाती तदाबीर सारी अपना के करें। ये ना हो कि लापरवाही की वजह से आपने ये फैसला इंप्लीमेंट कर दिया और बाद में फैसला गलत हो गया। ठीक है, लोग शेयर होल्डर ड्यू डिलीजेंस करेंगे, वो करेंगे शेयर की बाइंग सेलिंग में। शेयर होल्डर को क्या लगे कि आप कंपनी को लिस्टिंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, पहले आप अलहदा किया आपने, उनको इससे गर्ज नहीं है, लेकिन आपको ये गर्ज है कि यार मैं इसको ऐसे ही अलहदा ना कर दूं, हो सकता है कि ये बेनिफिशियल हो, हमने ऐसे ही इसको अलहदा कर दिया है, इसकी वजह से हमें कहीं से और बेनिफिट हासिल हो रहे हो, ये बेनिफिट इतनी बेनिफिशियल इतनी ना हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसने कहा जी सबसे पहले तो नहीं, चीज़ें ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर लें जो इस वक्त प्रेजेंट है, फोरकास्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देख लें। बोर्ड को और क्या करना चाहिए, द बोर्ड शुड इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर इज एक्यूरेट। जो भी इंफॉर्मेशन फैसला साजी के लिए बनाई गई है, क्या वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है? तो ये सारी एहतियाती तदाबीर है, सारी देख लो, पढ़ लो एक दफा। हाय, इंश्योरेंस की रिकवरी को भी देख लो यार, कोशिश कर लो शायद मिल जाए। किसको? रिकवरी को? इंश्योरेंस की रिकवरी को भी देख लो यार, मिल जाए किसी तरह से। हाँ, नहीं हो रहा। इफ देयर एनी अदर लीगल डिस्प्यूट्स उनके चल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, तो उनको भी डिस्क्लोज करो। समझ आ रही है? तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं, ये ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स। अब तो शेयर होल्डर को डिस्क्लोज करेंगे ना। देखें, जब आपने लोगों को इनवाइट करना है ना, पब्लिक को, कि भाई हम शेयर ऑफर करने जा रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना पड़ेगा आपको ये उसके साथ आपको पिछले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी करमडी के लिए। ये इसकी हिस्ट्री है। हाँ, सोच रहे हैं ये इसके पर्सपेक्टिव एफएस है, ये सारे तो उसमें ये शो करना पड़ेगी चीजें। ये कुछ धब्बे भी हैं कि ये मसाइल भी। याद रखें, जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए जाती है ना, तो लोगों को इनवाइट करने के लिए डॉक्यूमेंट इशू की जाती है, प्रोस्पेक्टस। वो जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें सारे सब्ज बाग होते हैं, और अगर पहले से कंपनी चल रही है तो सब्ज बाग के साथ साथ धब्बे भी होते हैं,
वो सारे डिस्क्लोज करना एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपकी ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है, ठीक है, प्रोफेशनल आपकी रिक्वायरमेंट है। बस आज इतना ही। तो समर 22 का ये क्वेश्चन हमने किया है, अच्छा क्वेश्चन था। सवाल में बस एक 2 4 5 2 नंबरियां आई कैप में पाई जाते हैं, कोई नहीं, इतना मार्जिन हम आई कैप के सवाल को दे देते हैं, कोई सब्सटेंशियल ब्लंडर नहीं है। अच्छा, ये ना आपके साथ करने से एक चीज थ्योरी आपके साथ पढ़ी है ना, मुझे इनका लिखने का पैटर्न पता लग गया कि ये एनालिसिस एक इन डेप्थ मांगते हैं उसके गिर्द, स्टोरी के गिर्द। हाँ, आपने स्टोरी के गिर्द ही घूमना होता है ज्यादा। थोड़ा सा नॉलेज आपको अपने मॉडल का हो और ज्यादा अपने स्टोरी के गिर्द घूमना है। जैसे हम एसपीएम में करते थे ना, अगर होटल का सवाल है तो हमने होटल के सारे एनालिसिस करके देना है कि होटल इंडस्ट्री में ये अब जिसमें ये कंस्ट्रक्शन था उसमें सारे पॉइंट नीचे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड। चलो ठीक है, अब इसकी थ्योरी लाजमी पढ़ेंगे। वजह यह है कि आप घर में पढ़ेंगे तो आपसे शायद बातें कुछ आप हजम ना कर पाए या आप इग्नोर कर दें। आपने तो थ्योरी छोड़ देनी होता है, अच्छा देख लेंगे, वो देखनी दुगनी किसने बाद में। ऐसे ही करते होते हैं सारे बच्चे, यही करते हैं, हम भी शायद ऐसे ही करते अगर आपकी जगह होते। यार कैलकुलेशन होगी ना, बस छाड़ दे उन। चले जी, बस हम वाइंड अप कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास नहीं है, ठीक है। कल आप जाके प्रैक्टिस करें, मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है कि आप लोग ना आए लेकिन मैं यहाँ आके रिकॉर्डिंग शायद कर दूं, वो दूसरी वाली बैठ के, ये वाली नहीं, जूम नहीं, जूम वाली नहीं, वो जो होती है कैमरा बैठ के वो लैब में सर क्लास रखनी है तो रखनी हैं, सर अगर बाकी रखनी वो प्रैक्टिस ही होगी जो भी है। टीम के साथ आ जाना। कोई बात नहीं, हम एवी आपको देख लेंगे। हाँ तो ठीक है, आ जाना, सवाल नहीं करेंगे, लेकिन है हम आपसे सवाल नहीं करेंगे ताकि आप वो नहीं नहीं, maximum मुझसे देख- सवाल कर लो। नहीं, वो उससे लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा ना, अगर आपने 1 घंटे में जितने एफिशिएंसी से काम करना है। हाँ, वो होगा 2 घंटे की 2 सवाल कराऊंगा, फिर ठीक है, वो होगा वही 6:30 का टाइम, ठीक है। 6:30 का टाइम होगा, उससे पहले तो नहीं ना। सर मैं एक बार ग्रुप में पूछ लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा, हो सकता है कि मेरा अपना ही मूड चेंज हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्या अगर कहते आपने घर से करना तो हैं? घर से नहीं, वो कैमरे वाली नहीं हो सकती ना घर से। नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो बैठ के जिसमें मेरी तस्वीर ना आए, वो तो फिर कभी भी हो सकती है। अच्छा जी, चलें जी, क्या है ये, कौन से अटेम्प्ट का था? स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? समर 22 का, हाँ स्प्रिंग 22 का। क्वेश्चन 3। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सानिया करे, थैंक यू।